हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए थे। एक हम लोगों ने एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। हमने आपको ये डिस्कस किया था कि जब भी कोई एक लॉन्ग इंसुलेटिंग कॉपर वायर को हम एक इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर अगर हम वाउंड कर दें तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो आपकी सोलेनॉइड कहलाती है। सोलेनॉइड का यूज हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। सोलेनॉइड का यूज हम टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं। सोलेनॉइड का यूज हम लोग टेलीविजन में हम इसका यूज करते हैं। सोलेनॉइड का यूज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए करते हैं। और सोलेनॉइड की अगर लेंथ उसके रेडियस या डायमीटर की कंपैरिजन में मच ग्रेटर होती है तो हम उसे आइडल सोलेनॉइड बोलते हैं। और आइडल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड केवल उसके इनसाइड होता है और वो भी यूनिफॉर्म, स्ट्रांग, यूनिफॉर्म और पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड होता है। ओके, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था B = μ0 Ni। और हमने डिस्कस किया था कि अगर वो लॉन्ग या इनफाइनाइट सोलेनॉइड है तो उसके एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका μ0 Ni/2 होता है, जहां स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। ओके, सोलेनॉइड के अंदर अगर कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल हम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है, वो हो जाता है μ0 μr Ni हो जाता है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड μr टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड में सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक बार मैग्नेट्स के से मैच करती हैं। मीन्स सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न एक बार मैग्नेट जैसा होता है। बस ये है कि सोलेनॉइड केवल तभी तक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है जब तक इसमें करंट फ्लो करती है। जब हम करंट जीरो कर देते हैं तो इसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। और जिस एंड से देखने पर आपको करंट सोलेनॉइड में क्लॉकवाइज दिखेगी वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। जिस एंड से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था सोलेनॉइड में। उसके बाद हम लोगों ने एम्पियर सर्कुलर लॉ एक टोरॉइड के लिए अप्लाई किया था। हमने बताया था कि एंडलेस सोलेनॉइड को टोरॉइड कहते हैं। अगर हम किसी सोलेनॉइड के दोनों एंड को आपस में कनेक्ट कर दें तो वो टोरॉइड बन जाता है। और बेसिकली ये एक हालो सर्कुलर रिंग होती है जिसके ऊपर हम एक लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स वायर लपेट करके तो हम बनाते हैं। टोरॉइड में कोई पोल्स नहीं होता, नॉर्थ और साउथ पोल। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 होता है। और टोरॉइड का हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, वो भी μ0 Ni आया था। सोलेनॉइड के ओपन स्पेस में इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। और टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग और कांस्टेंट होता है। एक आइडल टोरॉइड में जितने टर्न्स होते हैं वो सब सर्कुलर होते हैं, लेकिन जो रियल टोरॉइड है उसमें टर्न्स आपके सर्कुलर ना होकर के हेलिकल शेप के होते हैं, हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड के बाहर भी पाया जाता है। ओके, और टोरॉइड और सोलेनॉइड ये दोनों एक ऐसी डिवाइस हैं जिनका यूज हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए करते हैं। टोरॉइड और सोलेनॉइड इन दोनों का यूज हम लोग सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन में करते हैं स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था
कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने देखा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज Q हो वो v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उस पर फोर्स होता है Fm इक्वल टू Q वेक्टर v क्रॉस b। इसका डिस्कशन हम लोगों ने किया था और आपको ये भी हमने बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है वर्क डन जीरो होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई वर्क डन नहीं करता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है और स्पीड कांस्टेंट रहती है। हाँ, लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी इन दोनों की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये चेंज हो जाते हैं, लेकिन न काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है न स्पीड चेंज होती है और वर्क डन जीरो होता है, पावर डिलीवर्ड जीरो होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। इसका रीजन क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करता है वेलोसिटी के। ओके, आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि कोई एक चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर इंटर कर रहा है, मीन्स ट्रांसवर्ज डायरेक्शन में इंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के ट्रांसवर्ज है। ट्रांसवर्ज का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो आज हम देखेंगे कि कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड उसके वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है। कोई चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उसकी वेलोसिटी के ऑलवेज परपेंडिकुलर है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को ट्रांसवर्ज मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है उसे ट्रांसवर्ज मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक ट्रांसवर्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, मीन्स वो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। अब वो सर्कल क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये डिपेंड करेगा फोर्स के डायरेक्शन में एक्ट करेगा और उस चार्ज पार्टिकल का नेचर कैसा है, प्लस है या माइनस है। तो अब हम देखेंगे कि ये भी कोई चार्ज पार्टिकल ट्रांसवर्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये सारी बातें अब लोग हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए हेडिंग है मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्ज मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पर दो वर्ड आया है, एक तो यूनिफॉर्म आया है, दूसरा ट्रांसवर्ज मैग्नेटिक फील्ड आया है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड टाइम और डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होता है, जिसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, पैरेलल होती हैं, उसे हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ट्रांसवर्ज मैग्नेटिक फील्ड को मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहे उसे ट्रांसवर्ज मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो आज का डिस्कशन हमारा ये है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो उस केस में उसका पाथ कैसा होगा, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। आइए देखें, ये देखिए यहाँ पर हमने क्रॉस के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड शो किया है। ये आपका नेगेटिव जेड डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। मीन्स अगर हम इस प्लेन ऑफ पेपर की बात करें तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो देखिए b इक्वल टू बी नॉट माइनस के मतलब निगेटिव जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है, निगेटिव जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है। और कोई चार्ज पार्टिकल देखिए v वेलोसिटी से इस प्लेन में इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है। कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करेगा ये चार्ज पार्टिकल, तो इस पर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, वो इसकी वेलोसिटी के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, वो इस वेलोसिटी के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। और जब भी कोई फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर रहे तो वो वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन चेंज कर पाता है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर पाता। तो यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल पर चलेगा, एक सर्कुलर पाथ पर चलेगा जिसकी रेडियस r होगी। ये एक सर्कुलर पाथ पर चलेगा जिसकी रेडियस r होगी। इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज q है, मास m है, r रेडियस के ये सर्कुलर पाथ पर एंटी क्लॉकवाइज चल रही है।
और इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना है, Fm है। इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना है, Fm है। क्या है, Fm है। क्या है, Fm है। ओके, अब हमें इसका डिस्कशन करना है। आइए हम देखते हैं स्टेप वाइज। लेट बी कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक प्लस क्यू चार्ज कंसीडर किया है जिसको हमने ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, उसे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो उसमें हमने उस चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। मीन्स कोई एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड था, उसमें हमने एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। देन मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब ये चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर जाएगा तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वो लगेगा F इक्वल टू होता है क्यू बी बी साइन थीटा, थीटा 90 हो जाएगा, तो F इक्वल टू क्यू बी बी। तो क्यू बी बी एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा और ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा और ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। और जब भी कोई फोर्स किसी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करे तो वो पार्टिकल हमेशा सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। सो द चार्ज मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, और ये चार्ज एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसकी वेलोसिटी हो या मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ पर चलता है। यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज इसका सर्कल होगा, अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। आइए अब हम देखते हैं। और जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चल रही हो, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चल रही हो तो उस पर जितने भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हों उनका रिजल्टेंट अगर हम निकाल लें तो रिजल्टेंट फोर्स सेंटर की तरफ आएगा। इस रिजल्टेंट फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर एक्ट करता है। तो जितने भी फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उनका अगर हम रिजल्टेंट सेंटर की तरफ निकाल लें तो जो आएगा उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा इस चार्ज पार्टिकल को वो मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा। किससे मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा। मैग्नेटिक फोर्स देखिए Fm है और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, सेंटर की तरफ है। क्या है, सेंटर की तरफ है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। मीन्स जो इस चार्ज पार्टिकल को पर जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा वो इसको मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज गिवन बाय मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर Fm इक्वल टू होता है प्लस क्यू वी क्रॉस बी, प्लस क्यू वी क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड Fm क्या हो जाएगा, मॉड Fm हो जाएगा क्यू बी बी साइन 90। थीटा कितना है, 90 है। रीजन क्या है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, वी परपेंडिकुलर है वी के। अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू बी बी साइन 91 हो जाएगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू बी बी। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ओके, लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस पर सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स एक्ट करता है। उस नेट रिजल्टेंट फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है Fc इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। आइए देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय Fc इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, Fc इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, जो फोर्सेज ऑलरेडी उस पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं वही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने लगते हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल पर केवल और केवल देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है Fm, और यही मैग्नेटिक फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें तो मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू बी बी, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। तो क्यू बी बी इक्वल टू हो गया mv स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ v क्या है वेलोसिटी, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड, r क्या है सर्कुलर पाथ की रेडियस, m क्या है मास। ओके, आइए अब हम इस फॉर्मूले से इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस कैलकुलेट करें
कि कितने रेडियस के सर्कुलर पाथ में ये चार्ज पार्टिकल चलेगा। देखिए रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ स्मॉल आर, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ स्मॉल आर। तो देखिए ये जो रेडियस है इस स्मॉल आर रेडियस का कैलकुलेशन यहाँ से देखिए, यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बी से एक बी कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा एम बी अपॉन क्यू बी। क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन क्यू बी। तो देखिए रेडियस का पहला फॉर्मूला आ जाएगा r इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। क्या आ जाएगा, एम बी अपॉन क्यू बी, जहाँ एम क्या है मास, v क्या है वेलोसिटी, q क्या है चार्ज, b क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो r इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी पहला फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम होता है p बराबर होता है m इंटू बी। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी के प्लेस पर हम मोमेंटम लिख सकते हैं p। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, p अपॉन क्यू बी, जहाँ p क्या है लीनियर मोमेंटम, p क्या है लीनियर मोमेंटम, ये क्या है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। अब लेकिन हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है 2m(e)k। हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है p इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m(e)k। क्या, p इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m(e)k। तो आपका अगला फॉर्मूला आ जाएगा रेडियस का r इक्वल टू 2m(e)k अपॉन क्यू बी। क्या, r इक्वल टू 2m(e)k अपॉन क्यू बी। यहाँ पर E_K क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, E_K क्या है काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन हमें यह बात भी पता है कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसको पोटेंशियल हम Q पोटेंशियल V अप्लाई करें तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है Q इंटू वी होती है। क्या होती है, E_K इक्वल टू होता है Q इंटू वी, जहाँ Q क्या है चार्ज, V क्या है V एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, V क्या है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ठीक है ना, V क्या है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी E_K के प्लेस पर Q इंटू VA रख दें, यहाँ VA एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, VA क्या है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा R इक्वल टू 2m(q)v एक्सेलरेटिंग अपॉन QV। यहाँ V जो है पोटेंशियल है, कैपिटल V पोटेंशियल, स्मॉल v वेलोसिटी है, अपॉन QV हो जाएगा। तो ये आपके रेडियस के डिफरेंट फॉर्मूले आते हैं जिनका यूज हम जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में करते हैं। आइए हमको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से देखिए R जो है वो R यहाँ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, यहाँ देखिए लीनियर मोमेंटम पर डिपेंड कर रही है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रही है, यहाँ वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। तो देखिए व्हेन अ चार्ज पार्टिकल moves in transverse magnetic field, then radius of the circular path is directly proportional to। मतलब क्या हुआ, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके जो सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। देखिए R प्रोपोर्शनल V हो जाएगी, R प्रोपोर्शनल V हो जाएगी अगर हम मास को, चार्ज को, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मान लें। अगर हम मास को, चार्ज को तो मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट मान लें तो R प्रोपोर्शनल V हो जाएगी। मीन्स जिस अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रेडियस ज़्यादा होगी, वेलोसिटी कम होगी तो रेडियस कम होगी, और R प्रोपोर्शनल P हो जाएगा। यहाँ P क्या है लीनियर मोमेंटम, P क्या है लीनियर मोमेंटम, और प्रोपोर्शनल E_K हो जाएगा, E_K क्या है काइनेटिक एनर्जी, प्रोपोर्शनल हो जाएगा V एक्सेलरेटिंग। यहाँ V एक्सेलरेटिंग क्या है, यहाँ V एक्सेलरेटिंग जो है वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, V एक्सेलरेटिंग जो है वो आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। क्या है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। तो देखिए रेडियस इन बातों पर डिपेंड कर रही, R प्रोपोर्शनल V, R प्रोपोर्शनल P, R प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट E_K, R प्रोपोर्शनल V एक्सेलरेटिंग। अब नेक्स्ट देखिए, जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो देखिए इतना सर्कल ही कवर करेगा। अब इस सर्कल का एरिया कितना होगा, ये होता है πr²। सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और R हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो देखिए हमारा एरिया बाउंडेड बाई चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल चलेगा तो कितना एरिया वो बाउंड करेगा सर्कुलर फॉर्म में, वो होता है A इक्वल टू πr², A इक्वल टू πr²। अब R² की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, तो आपका एरिया किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, R² के, वेलोसिटी के स्क्वायर के, मोमेंटम के स्क्वायर के, और काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपका एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, ये कैपिटल V है, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एरिया ये आ जाएगा। अब आइए हम एरिया के बाद डिस्कस करते हैं कि टाइम पीरियड उसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी,
काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। आइए अब हम उसका डिस्कशन करते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल की का टाइम पीरियड क्या होगा। अब हम चार्ज पार्टिकल के टाइम पीरियड की बात करेंगे। टाइम पीरियड का मतलब हो गया कि पूरा एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करने में जितना राउंड लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। मीन्स चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक राउंड कंप्लीट करने में उसका जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। चलिए देखिए टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr, स्पीड कितनी हो जाएगी v। इसको हम राइट कर सकते हैं 2π अपॉन v इंटू आर, और r इक्वल टू हमारा क्या है mv अपॉन qv। r इक्वल टू हमारा है mv अपॉन qv। r इक्वल टू mv अपॉन qv है, तो r की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो देखिए ये आ जाएगा टाइम पीरियड t इक्वल टू 2πm अपॉन qv आ जाएगा। क्या इक्वल टू आ जाएगा 2πm अपॉन qv आ जाएगा। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, जो टाइम पीरियड है वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पर नहीं डिपेंड कर रहा है और ना ही चार्ज पार्टिकल के रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका टाइम पीरियड ना तो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और ना जो है रेडियस पर डिपेंड करता है, ना उसकी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी पर भी डिपेंड नहीं करता है। और ना टाइम पीरियड जो है उसके मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करता, ना तो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ना रेडियस पर, ना काइनेटिक एनर्जी पर, ना लीनियर मोमेंटम पर। आइए हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। हाँ, डिपेंड किस पर करता है, उस पार्टिकल के मास पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। मास पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी एफ होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। यूनिट क्या है हर्ट्ज, यूनिट क्या है हर्ट्ज, तो एफ इक्वल टू जाएगा QB अपॉन 2πm। अब फ्रीक्वेंसी देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है, एक चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, एक मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ना वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ना रेडियस पर डिपेंड करता है, ना काइनेटिक एनर्जी पर, ना लीनियर मोमेंटम पर, इन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक ना, तो मीन्स फ्रीक्वेंसी जो है वो ना वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, ना रेडियस पर डिपेंड करती है। आइए एंगुलर फ्रीक्वेंसी की हम बात करें। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू द 2π अपॉन कैपिटल टी, तो आ जाएगा 2π अपॉन कैपिटल टी होता है आपका 2π अपॉन m, तो आ जाएगा QB अपॉन m। क्या आ जाएगा QB अपॉन m, क्या आ जाएगा QB अपॉन m, रेडियन पर सेकंड। क्या रेडियन पर सेकंड। अब आप देखिए कंक्लूजन क्या निकला। When a charged particle moves in uniform transverse magnetic field, its time period, frequency and angular frequency, its time period, frequency and angular frequency do not depend upon the velocity, kinetic energy, linear momentum and accelerating potential. Means जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस केस में उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये ना तो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ना उसकी रेडियस पर डिपेंड करता है चार्ज पार्टिकल के, ना उसकी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है, ना उसके लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है, ना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। डिपेंड किस पर करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर और मास पर डिपेंड करता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मूविंग चार्ज डिपेंड्स अपॉन, जो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, चार्ज पर डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है। ये ऐसे कह दीजिए Q अपॉन m इंटू B पर डिपेंड करता है। Q अपॉन m और B पर डिपेंड करता है। Q अपॉन m को हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो जिसके लिए Q अपॉन m ज़्यादा होगा उसके लिए इन टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। आइए काइनेटिक एनर्जी हम बात करें कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। एक तो हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, दूसरे वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगी ये हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी E के इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर। E के इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m। क्या p स्क्वायर अपॉन 2m। तो और r रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है r इक्वल टू p अपॉन QB। रेडियस r इक्वल टू होता है p अपॉन QB। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या हो जाएगा QBr हो जाएगा। क्या हो जाएगा QBr हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी
हाफ एम क्यू बी आर होल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, हाफ एम क्यू बी आर होल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, क्या क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। अब काइनेटिक एनर्जी आइए देखें किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो चार्ज के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, एक रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, एक मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। क्या होती है? मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। अब यहाँ पर हम इस वाले फॉर्मूले से देखें, इस वाले फॉर्मूले से कि जब भी, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, although Fm does no work, but if somehow मतलब किसी तरीके से, if somehow we increase the radius of the circular path, its path increases. This concept is used in the cyclotron. Means जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर कोई वर्क डन नहीं करता, उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर किसी तरीके से है, अगर उस चार्ज पार्टिकल की हम रेडियस बढ़ाए पा जाएं, अगर रेडियस इंक्रीज कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स उस पर कोई वर्क डन नहीं करता है, वर्क डन जीरो होता है। लेकिन किसी तरीके से अगर हम चार्ज पार्टिकल की रेडियस इंक्रीज कर लें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम साइक्लोट्रॉन में करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम साइक्लोट्रॉन में करते हैं। ओके, तो ये रहा आपका किसी चार्ज पार्टिकल का मोशन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, या जब उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ओके, आइए हम अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।